अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन स्टूडेंट्स, फास्ट के टेस्ट में मजीद जो क्वेश्चन आए हैं जो रिपोर्ट करें स्टूडेंट्स, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। हमेशा की तरह बता रहा हूँ, क्वेश्चंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आंसर बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, फॉर्मूले बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन में से क्वेश्चन है, हमेशा बताता हूँ पढ़ाते वक्त कि सेंट्रिसिटी का सवाल ज़रूर टेस्ट में आता है, जो कि आ भी गया है, दोबारा फिर आ जाएगा। अब आप देखें, सबसे पहले हाइपरबोला के केस के अंदर यू नीड टू सी कि यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो 1 होता है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि 6 के ऊपर इसको डिवाइड करें, तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 2x² - 3y² / 6 = 1, जबकि इसकी फॉर्म बनेगी x² / 3 - y² / 2 = 1। x पॉजिटिव है तो हाइपरबोला अबाउट x एक्सिस बन रहा है। पॉजिटिव के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है a² और यहाँ पर आप क्या लेंगे b²। एसेंट्रिसिटी आपने बतानी है, एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज c/a, और हाइपरबोला में c का फॉर्मूला आप जानते हैं a² + b² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, a² 3 है आपके पास, और उसके बाद b² जो दैट इज 2, और उसके बाद a की जगह पर आप क्या ले रहे होंगे 3 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट फाइनली आप देखेंगे कि 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, ये इसकी फॉर्म बनेगी। ऑप्शन में आप स्क्वायर रूट इकट्ठा करके देखेंगे तो चार्ली इसका आंसर बन रहा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा बताता हूँ टेस्ट में आया हुआ है, दोबारा भी आएगा। नेक्स्ट आप देखें जी, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा मैं बताता हूँ कि वेक्टर्स में एंगल का फॉर्मूला निकालने का हमेशा जो क्वेश्चन है वो टेस्ट में आता होता है। तो मैं ये बताता हूँ कि आपने हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें, cos θ = a.b/a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब आपने क्वेश्चन को देखा कि जब आप इनकी डॉट कर रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स की, तो ये ज़रा स्पेशल वेक्टर इस सेंस में है कि इनकी डॉट 0 आ रही है। जब डॉट 0 हो वेक्टर्स की, तो आप जानते हैं कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, जिसको यहाँ पर π/2 आप देख रहे हैं। सो जज आपने कर लेना है, 2i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, j की डॉट j के साथ -2 दैट इज 0। सो जनरली आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे, डॉट 0 होगी तो आपको समझ आ गई कि एंगल उसमें π/2 बनेगा। ये क्वेश्चन टेस्ट में आया है, और आप सब जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या नल में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसको कहते हैं। उसके बारे में हमेशा बताता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का भी रोल प्ले कर रहा होता है। यानी प्रॉपर्टी बताता होता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही मैट्रिक्स आएगा, बशर्त ये कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये कन्फर्म्ड भी होनी चाहिए, उस केस में प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है। सो द क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देखें, रेंज बताएं साइन इनवर्स एक्स की। हमेशा बताता हूँ, टेबल याद करवाया होता है स्टूडेंट्स को कि इनकी रेंज, इनकी डोमेन आपने याद करनी होती है। अब यहाँ रेंज पूछ रहा है तो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल डायरेक्ट आपको पता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी टेस्ट में आए कभी भी इसको आपने गलत नहीं करना। टेबल आपको याद करवाया, वैल्यूज आपको याद करवाएंगे, डायरेक्ट इसके आंसर निकलते हैं। नेक्स्ट आप देखें, 10 people are to be seated at a round table. In how many ways can they be seated if 2 people insist on sitting together? लास्ट टाइम भी डिस्कशन में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि वहाँ पर भी बात ही राउंड टेबल है और कुछ लोगों ने इकट्ठा बैठने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 10 person आ गए। ट्रिक या फॉर्मूला आपको लास्ट टाइम बताया था, फिर बता रहा हूँ इस डिस्कशन में कि यूजुअली राउंड टेबल के ऊपर आप क्या करते हैं कि 1 person को हमेशा फिक्स करते होते हैं, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में कुछ लोग 2 people या 3 people या 4 people इंसिस्ट करें इकट्ठा बैठने में, तो फिर टोटल में से आपने उन सबको फिक्स कर देना है। और सबको फिक्स करने का मतलब ये कि उनको यहाँ से आपने माइनस करके फैक्टोरियल लेना है। फिर ये इसका आंसर नहीं होता, जितने लोगों को आपने फिक्स करना है उतने का फैक्टोरियल फिर मल्टीप्लाई करें। 2 लोग हैं 2 फैक्टोरियल, 3 हो 3 फैक्टोरियल, 4 लोग हो 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। क्योंकि हमेशा समझाता हूँ कि अगर 2 people 2 person है तो उनको फिक्स करने के 2 तरीके हैं। हम एक P1 को P2 के साथ आप बिठा रहे हैं और एक आप P2 को P1 के साथ करें राउंड टेबल पे। सो देयरफॉर आप इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना पड़ता है कि ऑप्शन कैसे दिए हैं। सम टाइम ऑप्शन इस फॉर्म में, सम टाइम उसके न्यूमेरिकल आंसर आए हुए हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में cos इनवर्स 4/3, cos इनवर्स 7/4, 2 cos इनवर्स प्लस हो तो फॉर्मूला आपको आता है दैट इज cos इनवर्स ऑफ A प्लस cos इनवर्स ऑफ B इज इक्वल्स टू cos इनवर्स AB प्लस -1 - A² का स्क्वायर रूट और 1 - B² का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपको आता है।
ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि जब भी टेस्ट में क्वेश्चन आए 2 कॉज इनवर्स प्लस हो रही हैं और इस तरह 2 tan इनवर्स प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, साइन इनवर्स प्लस होते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, बोगस हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं और इसको स्पीड के साथ चेक करते हैं तो कॉज इनवर्स 4/3 का क्या मतलब हुआ? 4/3 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर है। कॉज इनवर्स 7/4 का क्या मतलब हुआ? 7/4 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर है। आप सबको पता होना चाहिए कॉज इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से +1 क्लोज इंटरवल होती है। जब आप डोमेन की बात करते हैं तो -1 से +1 क्लोज इंटरवल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि कॉज इनवर्स जो है उसकी डोमेन में 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, -1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, बल्कि -1 से +1 और इनके दरमियान में वैल्यू आ सकती है। ये 1 से बड़ी वैल्यू पे ऑपरेट ही नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आपने केयरफुली देखना है कि 4/3 एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर आ गई है जो इसके डोमेन से आउट होगी। ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आप इसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे 1 - a² करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट के अंदर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ अजीब से प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो बात यह है कि अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स, यही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि केयरफुली आपने वहां पर देखना है कि जो उसकी डोमेन है, डोमेन जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो उस रेंज से आउट हो चुकी हुई है। नेक्स्ट आप देखिए पीरियड। बहुत दफ़ा आपको समझाता हूँ लेक्चर में कि पीरियड क्वेश्चन टेस्ट में आना ही आना होता है, हर टेस्ट में आना होता है। ट्रिक आप जानते हैं, फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि ट्रिक के अंदर आप सबको पता है कि कोसेकेंड जो है इसका नॉर्मल पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? 2π। और मैं ये बताता हूँ कि x को देखा करें, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ डिवाइड कर दें, और x अगर किसी नंबर पर डिवाइड हो रहा है तो उसको यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है। स्ट्रेट अवे आपका आंसर आता है 2π/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जी, लिमिट का क्वेश्चन है। अब लिमिट के क्वेश्चन में ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं विच इज़ समथिंग एक्सपोनेंशियल जो बनी होती है, इसको पहले हमेशा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट हम किस तरह करते हैं कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी मुझे दिया हुआ है, मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ। दिस इज़ 1 + 3n डिवाइडेड बाय 3n रेज़ टू पावर 2n। अब जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर 2n जो थी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी रेसिप्रोकल लेने से। फिर आप इस डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो क्या बनेगा? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 3n/3n 1 बनेगा और 1/3n रेज़ टू पावर -2n। ट्रिक आपको समझाता हूँ, हमेशा उस ट्रिक को दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि जब ये फॉर्म बन जाए जो आपने पढ़ी हुई है एफएससी के अंदर कि 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, ये e के बराबर होता है, और आप सब चाहते हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो पावर में होना चाहिए, तो इसका स्ट्रेट अवे ट्रिक मैं क्या बताता होता हूँ कि आपने काम करना है, आप लिखें e और e की पावर बनाएं। अब e की पावर आपने क्या बनानी स्टूडेंट्स? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 1/3n को मल्टीप्लाई कर लें -2n के साथ। अब जब आप यूं मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि n और n यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो e रेज़ टू पावर -2/3 बचेगा। स्ट्रेट अवे आपका आंसर है जो कि डेल्टा इसकी ऑप्शन बनती है। सो ट्रिक आप देखेंगे, इस ट्रिक से डायरेक्ट एक स्टेप में आपका आंसर आता है। ये सब वो बातें हैं जो रूटीन की क्लासेस में, लेक्चर्स में सब आपको बताई हुई हैं, सब पढ़ाई हुई हैं, और टेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो यूजुअली क्वेश्चन जो हैं उन्हीं ट्रिक के ऊपर, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछ रहा है और पूछा जाएगा। सो ये डिस्कशन जो है आपको कॉन्फिडेंस भी देती है कि जो किप से आपने तैयारी की है बिल्कुल ठीक तैयारी की हुई है, और ये क्वेश्चन भी आपको बता रहे होते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में। नेक्स्ट आप देखिए, फॉर ट्राइंगल है साइड्स 4, 8, 10 देन पेरीमीटर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि आप तीनों साइड्स को प्लस कर लें, यानी उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी बाउंड्री को ट्राइंगल में पेरीमीटर कहते हैं। तो सिंपल इज दैट यू हैव टू डू 4 + 8 + 10 एंड दैट्स ऑल। आप इन्हें ऐड कर लेंगे 22 बनेगा, 22 इसका आंसर, अल्फा इसका आंसर बनेगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स और 2/2 के ए एक्स उसने कहा जी बी है। आप नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। हमेशा समझाता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवाता भी हूँ कि टेस्ट में इसने आना ही आना होता है। और एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है जी कि एक्स है ए इनवर्स इंटू बी। आप ए को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स बनेगा। ख्याल रखें कि ए यहाँ एक्स से पहले मल्टीप्लाई हुआ, जिसको प्री मल्टीप्लायर बताता हूँ। जब आप उसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर इनवर्स बनेगा, तो प्री मल्टीप्लायर, इनवर्स का भी प्री मल्टीप्लायर। कहना मैं चाहता हूँ अगर किसी केस में क्वेश्चन यूँ आ जाए एक्स ए इज इक्वल टू बी, तो फिर आपने गलती नहीं करनी। अगर एक्स ए बी को भी आपने ये लिखा तो स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, हमेशा समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें ए जो है वो क्या है? पोस्ट मल्टीप्लायर है। जब पोस्ट मल्टीप्लायर है आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे, बनेगा तो इनवर्स ही।
लेकिन याद रखें अब इन्वर्स कहाँ पर आ रहा है, बी के बाद आ रहा है, पोस्ट में आ रहा है। ये पॉइंट आप सब नोट कर लें कि अगर वो आपको टेस्ट में कंफ्यूज करे, ट्रैप करे, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है इन द केस ऑफ मैट्रिसेस, लिहाजा आपने बहुत केयरफुली करना है। इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन है, ए इनवर्स आपने फाइंड आउट करना। अब आप कर लेंगे इसको। ए इनवर्स के लिए आप सबको पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। जो भी आंसर है उसको बी से मल्टीप्लाई कर लें। आंसर बता रहा हूं कि अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें लॉग। लॉग के बारे में भी समझाता हूं कि लॉग का क्वेश्चन भी अक्सर टेस्ट में आ रहा होता है। और जैसे यहां पर आप देखेंगे वी आर हैविंग एन इक्वेशन लॉग बेस 32x इज इक्वल्स टू 0.8। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि लॉग को रिमूव करें। लॉग को रिमूव करने का जो ट्रिक मैं बताता होता हूँ स्ट्रेट अवे वो ये है कि आपने काम करने एक्स को इधर लिख लें, ये जो इसकी बेस है इसकी बेस को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, बेस को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर लिखा है उसको इसका आर्गूमेंट बना लें, इसकी पावर बना लें, यानी राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है आप उसको उसकी पावर बना लें। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि 32 और 0.8 का मतलब क्या होगा, 4/10। 4/10 को अगर आप कैंसिल कर लेंगे तो बेसिकली बनेगा 8/10। 8/10 को आप कैंसिल करेंगे तो बेसिकली बनेगा 4/5। आप सब जानते हैं कि 32 का मतलब क्या होता है 2⁵5 और ये 4⁵5 है। 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर 4 बेसिकली क्या बनेगा 16। ऑप्शन में देखें डेल्टा इसका आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन जो लॉ के साथ है इसका टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो बात समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि सिंपल अगर आपने लॉ कैलकुलेट करना है तो लॉ को रिमूव करें। रिमूव करने का तरीका फिर बता रहा हूँ कि बेस को यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ जो भी लिखा होगा उसको इसकी पावर बना के तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कॉज इनवर्स के उसमें आर्गूमेंट में x पावर -1 लिखा हुआ है, y प्राइम मतलब y डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल ये है कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1/x है और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन कॉज इनवर्स की आप सबको पता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, फिर इसका स्क्वायर रूट और फिर इस एंगल का या इस आर्गूमेंट का डेरिवेटिव होता है। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x एंड दैट्स ऑल। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लें तो अल्फा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस वन एट द पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है आपने। अब टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, दोनों सूरतों में हम प्रेफर करते हैं कि यूज करें y - y1 mx - x1, जिसको आप पढ़कर आए हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है, ऑल यू नीड टू फाइंड इज स्लोप m। नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हम टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ये होता है कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें। अब गिवन फंक्शन है sin x, डेरिवेटिव क्या बनेगा cos x, और डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट कर दें जो गिवन है दैट इज x जगह पर आप क्या पुट करेंगे पाई। cos पाई क्या होता है -1, ये क्या निकला स्लोप। याद रखें स्लोप किसकी है, टेंजेंट की। आपने किसके लिए नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में स्लोप क्या होती है नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो बताना ही चाह रहा हूं कि अब जो स्लोप आप नॉर्मल के लिए यूज करेंगे वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब वो क्या बन जाएगा 1। तो नॉर्मल की जो स्लोप है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वो 1 है। अब हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं y - y1। तो y1 ये पॉइंट है जिसमें वैल्यू क्या दी हुई 0, m स्लोप क्या है 1, x - x1 मेरे पास है पाई। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। बीटा में उसने इस फॉर्म में छोड़ा हुआ इसको कि y इज इक्वल टू x - पाई, तो ये इसका आंसर है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी तो स्लोप निकाल के टेंजेंट की उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो नॉर्मल की स्लोप है, फिर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें। नेक्स्ट आप देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसने कहा जी 1/sin थीटा 1/cos थीटा की वैल्यू बताएं। ट्राइंगल उसने आपको यहाँ पर दी हुई थी, ये जाहिर एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो है ना वो फॉर्म बनी हुई है। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं आपसे कहूँ sin थीटा फाइंड आउट करें तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपसे कहूँ cos थीटा लिखें, आप सब जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर तो 1/sin थीटा की स्टूडेंट वैल्यू क्या बनेगी 5/4 और 1/cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 5/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 35/12। तो सिंपल इज दैट कि आपने सिर्फ ट्राइंगल से वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन करनी है, जो कि सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें जी क्वेश्चन में एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 2। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी आप इसे कहेंगे mi
प्लस m प्लस 1 और उसके बाद j प्लस m माइनस 1 और फिर k, ये सारा मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में किसके इक्वल है स्टूडेंट? 2 के इक्वल है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें और उसको सिंपलीफाई करके m निकाल लें या बैक सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? m का स्क्वायर आ जाएगा, फिर m प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर m माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। तो स्क्वायर रूट से बेहतर है कि आप स्क्वायर करके यहां पर 4 कर लें। अब आप देखें यहाँ तो ऑप्शन से एडवाइजेबल ये कि इन वैल्यूज को यहाँ पुट करके देख लें या इस पूरी को सॉल्व कर लें। अल्फा इसका आंसर बन रहा है। टेस्ट में सारे क्वेश्चन आए हुए, ये क्वेश्चन में टेस्ट में आया हुआ है, यू नीड टू डू लिटिल कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में ज़ाहिर आपको मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपोर्टेड है जी टेंजेंट बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट अल्फा, अल्फा 0 हो तो आप बताएं कि बीटा की वैल्यू क्या है। अब ये वो बातें हैं जो रूटीन में सारी आपको बताई होती हैं। एक फैक्ट आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम क्या होता है? 90, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमेशा मैं बताता हूं आपको कि जो को रेशोज होती हैं, को रेशोज जो होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इक्वल होती हैं। और को रेशो का मतलब क्या है? साइन की को रेशो कॉज है, कॉज की साइन है, टैन की कॉट है, कॉट की टैन है, सीकेंड की कुछ सीकेंड है, कुछ सीकेंड की सीकेंड, सब आपको बताई हुई चीज़ें हैं। वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है टेस्ट में भी आप देख रहे हैं। अब वो कहता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। भाई इक्वल का मतलब टेंजेंट और कॉट है, तो फौरन आपको समझ आए कि टैन और कॉट अगर इक्वल हैं तो टैन और कॉट हैं को रेशोज। और सर ने बताया हुआ कि को रेशोज अगर इक्वल हैं तो फिर एंगल क्या होंगे? सर ने बताया हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से? जिनका सम क्या होता है? 90। तो फिर यहां पर एक एंगल आपको क्या नजर आ रहा है? बीटा बाई 2। तो ये बीटा बाई 2 और ये अल्फा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि बीटा बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू आप 90 यानी पाई बाई 2। दिस इज द केस। अब उसने आपको क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। ये तो गिवन है क्वेश्चन में। भाई जब अल्फा की वैल्यू 0 है आप यहां पुट कर दें तो ये बनेगा बीटा बाई 2, अल्फा की जगह पे वो 0 बता रहा है। आपने बीटा फाइंड आउट करना है तो बीटा की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी स्टूडेंट्स? ये 2 2 कैंसिल तो पाई। नाउ द होल क्वेश्चन इज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट। बैक सॉल्व भी कर सकते हैं आप में से अगर लोग बैक सॉल्व करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसमें होगा ये कि जब आप अल्फा को यहां 0 पुट करेंगे तो कॉट 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप यहां पर पाई पुट करेंगे तो टेंजेंट पाई बाई 2 भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बताया है वो ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ट्रिक के साथ चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन आपने करनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ट्रिक हमेशा एक बताता हूं, वो टेस्ट में भी आ गया, और वो क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर है यहां पर, इस पावर का डेरिवेटिव अगर उसके साथ पड़ा है या बन सकता है, इस चीज को नोट किया करें। जैसे आप सबको नजर आ रहा है कि यहां पर इस क्वेश्चन में ई रेज टू पावर एक्स क्यूब के साथ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो मिसिंग पॉइंट आपको नजर क्या आ रहा है? 3। तो 3 से आपने यहां मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब मैं ये कहता होता हूं इस ट्रिक के साथ कि जब पावर का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंप्लीट हो गया है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो एज इट इज आ जाएगी, नहीं एज इट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाएगी। ले जी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको इस प्रॉपर्टी ट्रिक का पता है जो मैं बता रहा हूं, हमेशा बताता हूं, तो फिर क्वेश्चन तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया। ऑप्शन में जाएंगे तो फिर चार्ली इसका आंसर बनेगा। इस बात को याद रख लेंगे, इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी पावर का डेरिवेटिव अगर उसके साथ पड़ा है या बन सकता है तो फिर वो आपने इसको सॉल्व करना है। cos 3 बीटा बाई 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा, आप सब समझ रहे हैं कि ये क्या बना हुआ है? एलाइड एंगल। हमेशा मैं लेक्चर में समझाता हूं कि एलाइड एंगल का क्वेश्चन आना ही होता है, टेस्ट में हमेशा ही आना होता है। इसका तरीका भी समझाता हूं। अब 3 पाई बाई 2 कहां पर है? वाई एक्सिस के ऊपर है। जब वाई एक्सिस पे हो तो cos को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? अपनी को रेशो में। और cos की को रेशो क्या है? साइन, एंगल साइन बीटा। अब 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसका आंसर आ जाएगा, साइन बीटा स्ट्रेट अवे इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द पॉइंट वेयर अ फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग इज कॉल्ड। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आसान है, आपको समझ आ रही है कि आपने एक पॉइंट के बारे में बताना है। वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग से चेंज होकर तो कहां पर जाएगा? डिक्रीजिंग के ऊपर। ग्राफिकली समझाता हूं, आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अब आप इस ग्राफ को देखें, ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है।
इंक्रीज होते होते इस पॉइंट तक पहुंचा और इस पॉइंट के बाद वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू होता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है। यही बात क्वेश्चन में लिखी हुई थी, पूछी हुई थी कि वो पॉइंट बताएं जिस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जाए। स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए इसके ऊपर की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन में ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है। जब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो फिर ऑप्शन में आपको समझ आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं बनेगा, लोकल मिनिमा या मिनिमम भी नहीं है, लोकल मैक्सिमम है ये पॉइंट बेसिकली। इसका दूसरा केस भी आपको समझा दूंगा कि टेस्ट में वो ऐसे पूछ ले कि एक फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग में है, और फिर यहां पर एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे अपने बिहेवियर को चेंज करके वो इंक्रीजिंग में जाता है। अब आप सबको समझ आ रही है बात की जो बात कर रहा हूं कि यहां पर अगर वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जाए तो ये जो पॉइंट है फिर ये आपको कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, जिसको यहां पर अगर आप इन ऑप्शंस के मुताबिक देखें तो लोकल मिनिमम कहा जाएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन टेस्ट में आया है उसके मुताबिक लोकल मैक्सिमम जो है वो उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जी, डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। अब डेरिवेटिव आप सबको फाइंड आउट करना आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया हुआ है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स नंबर्स हैं वो इस तरह से हैं कि बहुत केयरफुली करने की जरूरत है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे a पावर x होता है वही आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है सबसे पहले तो वो एज इट इज यही आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ऐसी हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो पावर होती है, पावर को फिर आप डिफरेंशिएट करते हैं। अब x स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2x स्क्वायर रूट, ये बात भी हो गई। अगली और आखिरी बात ये होती है कि आप ln लिखते हैं, और ln आप किसका लिखते हैं, जो बेस होती है क्वेश्चन में, ये सारी बेस है विच इज एक्चुअली 3 स्क्वायर रूट। तो ये देखिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यही इसका आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाए या उसने कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी हो, किसी भी तरह से वो ऑप्शन दे सकता है, ठीक है जी। अब अल्फा को अगर आप मैच करेंगे तो इसी के साथ मैच हो गई है, और अगर वो चाहे तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो केयरफुली करने वाले क्वेश्चन होते हैं आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें, फिर से डेरिवेटिव का क्वेश्चन टेस्ट में रिपोर्ट हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और साइन v स्क्वायर है। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो स्पेशली बताई जाए, सिर्फ आपने सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा। सो डू इट बाय योरसेल्फ, तो बीटा इसका यहां पर आंसर बनेगा। कैलकुलेशन ही है जो आपने करनी है इसमें से डेरिवेटिव्स के अंदर से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वन नंबर इज 8, what will be the other number so that arithmetic mean is equal to geometric mean। भाई एक नंबर उसने आपको बता दिया वो 8 है, वो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन इक्वल हो ज्योमेट्रिक मीन के, तो मुझे दूसरा नंबर बताएं। सिंपल सी बात आपको बताने लगा हूं, याद रखें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होते हैं जब नंबर्स भी इक्वल हों, जब नंबर्स भी क्या हों, इक्वल हों, ठीक है जी। यानी a इज इक्वल टू b। बात आपको समझ आ गई। बात आपको ये समझ आई कि अगर एक नंबर 8 है, a जिसको मैंने कहा, तो जो दूसरा नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हैं इट शुड बी 8 एज वेल, तो 8 ही इसका आंसर बनेगा। इस चीज़ को ये याद रखें कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होंगे जब नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बात और आपको बता देता हूँ, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होते हैं नॉन जीरो नंबर्स के ऊपर, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर्स के ऊपर, ठीक है जी। अगर आप नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर ले लें, यानी आप 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स नंबर ले लें, तो उसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो इस वक्त जो टेस्ट में क्वेश्चन उसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की उसने बात की हुई 8 है। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन आपको पता है क्या होता है, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ab स्क्वायर रूट होता है, ठीक है जी। तो हम इसकी इक्वालिटी की बात करें, अगर आप यहाँ 8 और 8 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर भी 8 × 8 करें, 64 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर से 8 ही आ जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये भी बहुत दफ़ा आप लोगों को बताता हूँ लेक्चर्स में कि यहाँ पर ओमेगा आ गई है। अब ओमेगा की पावर्स को आपने सॉल्व करने हैं, 3 ओमेगा हो। ट्रिक में आपको हमेशा लेक्चर्स में क्या बताता होता हूँ कि 3 ओमेगा आ जाए, ओमेगा पावर n आ जाए, ओमेगा पावर n+1 आ जाए, ओमेगा पावर n+2 आ जाए, तो बताता ही हूं कि तीनों ओमेगा अगर कंसेक्यूटिव पावर्स के साथ, 3 ओमेगा कंसेक्यूटिव पावर के साथ हो, उनका सम हो, तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वही बात टेस्ट में आ गई है कि ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं वो सब के सब कंसेक्यूटिव हैं, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, इसका 0 बनेगा। सो बात इंपॉर्टेंट ये कि सारी बातें किप्स के लेक्चर्स में आपको बताई जा रही होती हैं, ट्रिक बताई जा रहे होते हैं, जो टेक्निक्स बताई जा रही होती हैं, एज इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन, ट्रिक्स, टेक्निक्स सारी अप्लाई हो रही होती हैं जो किप्स का सिस्टम आपको सिखा रहा होता है। अभी तक जितने आपके पास क्वेश्चन फास्ट में आ रहे हैं, जो रिपोर्टेड हैं मेरे पास, मैं सारे वही डिस्कस कर रहा हूँ इन रिपोर्टेड क्वेश्चन के लिए। आप देखें तो बहुत आपके लिए यूजफुल हैं किप्स की जो टीचिंग मैथडोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच, और वेट करें
अगले डिस्कशन लेक्चर के आने का। इसके बाद फिर से आएगा जो फास्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, डेली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट के भी कर रहा हूँ, नेक्स्ट के भी जो क्वेश्चन हमें रिपोर्ट होंगे साथ साथ हैं। दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।